कल हम लोगों ने आई गेस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तक पढ़ा था। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, जी। आज हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं और इन्फ्लेशन कंप्लीट करना, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने के बाद हम लोग आज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी सी। राइट जी। टिश्यू। हम इन्फ्लेशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट और उसके बाद फिर हम आज एमसीक्यूज करते हैं कुछ। इन्फ्लेशन बेसिकली आम जुबान में तो खैर हम इसको कहते हैं महंगाई हो गई है, बट महंगाई को या इन्फ्लेशन को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम किसी चीज को इन्फ्लेशन कब कहते हैं। देखें, अगर कोई ऐसी चीज महंगी हो जाए जिसका असर माशरे में, इकोनॉमी में एक स्मॉल सेगमेंट को इफेक्ट आए उसका, तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा कभी भी। लाइक BMW जो है या प्राडो है या ओडी है या किया स्पोर्टेज है, इन गाड़ियों की कीमतें अगर बढ़ जाएं तो क्या आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के कोई 50% लोग इफेक्ट होंगे? क्यों सरदार साहब, सरदार जहांजेब साहब? ओडी की, किया स्पोर्टेज की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो इससे क्या पाकिस्तान के 50% अवाम इफेक्ट होंगे? सर 5% होंगे, 3% नहीं सर। और सर 22 करोड़ 23 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़, 1 करोड़ के पास भी ये चीजें नहीं है, तो ये वन पॉइंट समथिंग परसेंट लोगों को इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाए, पेट्रोल की प्राइस, तो फिर कितने लोगों को इफेक्ट आएगा? कितने % लोगों को इफेक्ट आएगा पेट्रोल? Why? Other 10% what they will use? %90। मेरी बेटी कह रही है 90% होंगे, बिकॉज 10% जितने पुअर हैं, दे कांट इवन अफोर्ड एनी व्हीकल, so they are using cycle and by walk etc. जी 99% सर, 99.99%, आई मीन टू से 100%। उसकी वो रीजन ये है, हमारे जहन में ये होता है कि शायद पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, जबकि आपको आइडिया है कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वो जिस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आई होती है आप तक, वो शख्स उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी ऐड करता है प्राइस में। 100% लोग इफेक्ट होते हैं पेट्रोल की प्राइस से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इलेक्ट्रिसिटी के रेट से भी 100% लोग इफेक्ट होंगे, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। कुकिंग ऑयल के रेट बढ़ने से, फूड के रेट बढ़ने से, ग्रोसरी आइटम्स के रेट बढ़ने से 100% लोग इफेक्ट होंगे ना। एक बात तो ये याद रखें,
continuous increase in जनरल प्राइस लेवल, यानी कि अगर मार्केट में ओवरऑल प्राइस लेवल थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस के साथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाए, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाए over the years, over the time. What? Pencil. Leave pencil. You don't get. Yes. अगर over the years, over the time, आपका जो प्राइस लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाए तो इसे इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन से inflation caused a decrease in value of money. Inflation caused a decrease in value of money. देखिए जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो पैसे की जो वैल्यू है, उसकी जो पावर है, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आजकल बच्चों से आप कहें यार 10 रुपीज ले लो तो वो कहता है बस 10 में तो डोनट भी नहीं आता। आप उसे कहते हो 20 होगा तो 20 जस्ट 20 में तो जस्ट जूस भी नहीं आता। तो आप देखें अब 10-20 रुपीज जो है वो उनकी वैल्यू कुछ रह नहीं गई। रीजन क्या है कि प्राइसेस शूट कर चुकी हैं। किसी दौर में लखपति लोग कहते हैं यार लखपति, यार उसके पास 1 लाख रुपया है जी, या 2 या 5 लाख रुपए हैं। तो जब 2 या 5 लाख रुपया होता था तो समझते थे यार बड़ा पैसा उसके पास। अब लाख लाख रुपया तनख्वाहें होती हैं और 22 से 25 तारीख के दरमियान पैसे मांग रहे होते हैं, यार को उधारे देना 10,000, 2,000, 5,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सर बात समझ आ रही है आप लोगों को? दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या आपकी वैल्यू ऑफ मनी रह कुछ नहीं जाती इन्फ्लेशन से? तो सवाल ये पैदा होता है why inflation is इन्फ्लेशन होने की रीजंस क्या है?
कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं? तो पहली इसकी जो रीजन है वो है डिमांड साइड और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब किसी कंट्री में किसी भी कंट्री में जब एडी इंक्रीज होता है, एडी, तो इट इन्फ्लेशन। कैसे? वैसे आप लोग को कल भी मैंने कहा था, आपने ऑब्जर्व किया होगा, इकोनॉमिक्स इज जस्ट द मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप जितना डिमांड एंड सप्लाई को अच्छा पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रिप है ओवर सब्जेक्ट वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। देखिए क्या हो रहा है इससे। प्राइस इससे एडी के साथ साथ आपकी प्राइस शूट होने शुरू हो रही, तो प्राइस शूट होती जा रही है ना, इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि आपके इन्फ्लेशन में इजाफे की जो वजह है वो कौन है? डिमांड साइड है। ऑन द अदर साइड प्राइस के बढ़ने की जो रीजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से भी प्राइसेस शूट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसकी रीजन सुनिएगा जरा। देखिए जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, अब आपने मुझे रिप्लाई करना है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बताइए प्रोड्यूसर इनकरेज होगा या डिस्करेज होगा?
जब प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? वो प्रोडक्शन कम करेगा मार्केट में शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। जब शॉर्टेज शुरू होगी तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो प्राइस है शॉर्टेज से प्राइस शूट करेगी। बताइए, यहां तक समझी बात? अब हमने ये देखना है कि डिमांड पुल की कॉजेज क्या है, डिमांड पुल की रीजंस क्या है और कॉस्ट पुश की रीजंस क्या है। चलें जी, एक तो 6.1 है, डेफिनेशन टिक कर लें। और मेजरिंग इन्फ्लेशन भी करते हैं, आगे मैं करवाता हूँ मेजरिंग टाइप्स भी बताता हूँ। अभी मैं जो मैंने करवाया मैं पहले वो बता दूं जरा आपको जी। कॉजेज, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये पॉइंट्स एक बार देख लें। कॉस्ट पुश में देखिए सप्लाई कम होती जा रही है, प्राइस शूट होती जा रही है। रीजन क्या है? कॉस्ट बढ़ने की आमतौर पे जो रीजंस हैं उसमें एक है राइजिंग लेबर कॉस्ट। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ेगी अगर लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेबर कॉस्ट के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा। जब ज्यादा पे करना पड़ेगा तो उन्हें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आप सोचते हैं कि यार ये चीजें अब फ्यूचर में महंगी होने वाली हैं तो कंट्रोल कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं जानबूझ के। जैसे शुगर में होता है, व्हीट में होता है, फ्लोर में होता है, ये क्या करते हैं जब इनको आइडिया होता है कि जनाब प्राइस शूट करने वाली है फर्दर। आज जैसे कि आजकल देखिए रमजान आने वाला है, सबको पता है कि डेट्स के रेट्स बढ़ेंगे, ईटेबल्स के रेट बढ़ेंगे, कुकिंग ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे। स्टॉकिस्ट क्या करेंगे? स्टॉक करना शुरू कर देंगे। अब स्टॉकिस्ट स्टॉक करना शुरू करेंगे, मार्केट में शॉर्टेज होगी, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। फिर लोग कहेंगे देखा हमने पहले ही आपसे कहा था प्राइस बढ़ जानी है। कंपोनेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स,
जब स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी किसी भी तरह की, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, अगर ये प्राइसेस शूट करती हैं तो आप समझ जाएं ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने से सब लोग प्राइस इंक्रीज करेंगे। हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो जीएसटी वगैरह होते हैं, सबको पता है कि जितने आप इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं वो प्राइस में ऐड हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट राइजिंग, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट राइजिंग, जितना भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल अगर आपका बढ़ेगा, एक्सपेंसिव होगी। जब आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं, इंपोर्टेड पार्ट्स हैं, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऐसी चीज जो इंपोर्टेड है, जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो उससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। वेज प्राइस स्पाइरल्स, वेज प्राइस स्पाइरल्स, सर ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जब ट्रेड यूनियंस, मुझे बताएं, ट्रेड यूनियंस बाय फोर्स वेजेस इंक्रीज कराएंगी, बताइए, बाय फोर्स वेजेस इंक्रीज कराएंगी तो क्या होगा, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। दूसरी तरफ, ये जरा बात तवज्जो सुनने वाला पॉइंट है, गौर से सुनने वाला पॉइंट है ये वाला। जब ट्रेड यूनियंस अपनी वेजेस को इंक्रीज कराती हैं बाय फोर्स, तो वेजेस इंक्रीज होने से लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो वेजेस पे करने वाला है उसको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है। वर्कर्स को लगता है कि ये इतनी महंगाई हो गई है तो अब और दोबारा स्ट्राइक करें, दोबारा वेजेस की फाइट करें। वो फिर वेजेस की फाइट करते हैं, वेजेस और इंक्रीज होती हैं, प्राइस और इंक्रीज हो जाती है। वो जो प्राइस इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो लोग समझते हैं कि इस प्राइस के ऊपर अब सरवाइव नहीं किया जा सकता, वो फिर स्ट्राइक पे जाते हैं। तो क्या होगा, वेजेस इन्फ्लेशन करेंगी, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन, वेजेस, वेजेस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वेजेस, इसे कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल्स, वेज प्राइस स्पाइरल्स। डिमांड साइड से कौन इन्फ्लेशन करता है, फिस्कल स्टिमुलस। आपको पता होना चाहिए एडी के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं जी, कौन बताएगा, एडी की इक्वेशन क्या थी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
अब अगर गवर्नमेंट फिजिकली काम करती है, फिजिकल, तो फिजिकल का मतलब होता है, मंसूर मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। फिजिकल में क्या शामिल होता है जी? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, एडी भी इंक्रीज होगा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस डिक्रीज करेगी तो आई भी इंक्रीज होगा और सी भी इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी, एडी शूट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल मेजर्स गवर्नमेंट के एडी को इंक्रीज करने का बायस बनते हैं। मॉनेटरी स्टिमुलस, अगर स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर दे, अगर स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करे तो उससे क्या होता है, आई शूट करता है। अच्छा, मंसूर पूछ रहे हैं जी, वेजेस स्ट्राइक से जो इन्फ्लेशन आता है इसकी बात कर रहा है, इट विल इफेक्ट ओनली डेली वेजेस और ओवरऑल वेजेस? नहीं, ओवरऑल गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेज रेट बढ़ाती है ना जी, जो मिनिमम वेज रेट होता है वो इंक्रीज किया जाता है, उसका स्लैब, उसकी स्लैब इंक्रीज की जाती है ना। और उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे जाकर कि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन से। फास्ट ग्रोथ इन अदर कंट्रीज, आपके नेबरिंग कंट्रीज में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही हो तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपके यहाँ भी डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपके नेबरिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लग रहे हो तो वो बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मशीनरी आपसे मंगवाते हैं, आपकी ट्रेड पे इसका इम्पैक्ट आता है, तो आपके यहाँ भी एडी शूट कर जाता है। अच्छा, पीछे अब कुछ फैक्ट मैंने चीजें स्किप की थी। हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है? इसे कहते हैं सीपीआई। एवरेज प्राइसेस क्या है, कंज्यूमर की बास्केट, मतलब मुल्क के अंदर जो कंज्यूमर ज्यादातर चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो कंज्यूमर ज्यादातर चीजें इस्तेमाल करते हैं उनकी एवरेज प्राइस ली जाती है और लोगों का उसके अंदर प्रोपोर्शनेट बजट देखा जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में लोग फर्ज कर लेते हैं अपनी इनकम का हम सपोज कर लेते हैं कि जनाब 30% वो फूड पे लगा देते हैं, 20% वो हेल्थ केयर पे लगाते हैं
15% वो एजुकेशन पे लगाते हैं, 20% वो यूटिलिटी सर्विसेज पे लगाते हैं, 10% वो अपनी एंटरटेनमेंट पे लगा देते हैं, 5% कितना हो गया, ये तो पूरा ही हो गया भाई, इसको भी 10% कर लें, तो 20, 40, 70, 80, 90 और 10% ही वो अपना मिसलिनियस पे खर्च करते हैं। तो फर्ज कर लें कि ये इन लोगों ने अपनी इनकम का ये प्रोपोर्शन खर्च किया, इसे इसकी एवरेज को बोलते हैं सीपीआई। अब सीपीआई हर साल निकलेगा, डेकोरेशन सीपीआई 2020 में सपोज 5% था, नेक्स्ट ईयर सीपीआई 2021 में 7% हुआ, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा, 7 - 5/5 इंटू 100 करें जी, कैलकुलेशन कितना हो गई, 7 - 5/5 और 7 - 5/5 इंटू 100, 40% आई गेस। तो 40% आपका इन्फ्लेशन रेट होगा। ये देखिए, अच्छा, इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या क्या होती हैं, लो इन्फ्लेशन, यूजुअली सिंगल डिजिट अप टू 5% जो इन्फ्लेशन होता है, इसको इकोनॉमिक्स में लो इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 5% तक रहे तो इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ऐसा इन्फ्लेशन जो डबल डिजिट में चला जाए। पाकिस्तान में तो अल्लाह के फजल से रहते डबल डिजिट है ना, इसलिए हमें तो ये छोटे मोटे कहते बड़े चपेड़ा पैंदी हो ना, बढ़िया बढ़िया, छोटी मोटी थप्पड़ कुछ नहीं कहते। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रहा ही डबल डिजिट में है, तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन की वजह से आपको इसको हाई इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन यूजुअली दुनिया में नहीं होते, यूजुअली एक्सेप्शनली चंद एक ममालिक हैं दुनिया में। जिम्बाब्वे में हुआ था जब एक ब्रेड 1 लाख रुपए की हो गई थी, एक दर्जन अंडे जो थे वो 20 लाख रुपए के हो गए। तो उस टाइम में अगर आप जाते थे, सपोज आपने $100 लेके गए, तो आप कहते हैं यार ये चेंज दे दो $100 का, तो कहता गाड़ी लेके आओ, पैसे ले जाओ। फिर आप गाड़ी निकालते थे, अंदर वो बड़ा सा एक बैग रखता था, कहते ये आपके पैसे हैं। इतनी डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, इतनी डिवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू, आई मीन ऑफ करेंसी, उसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन कहते हैं
फॉल इन प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल फॉल कर रहे हो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन, अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहे हो साइमल्टेनियसली, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हो, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। वेज स्पाइरल मैंने अभी आपको बताया था, वेजेस की वजह से इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से वेजेस, वेजेस से इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है और इन्फ्लेशन से वेजेस इंक्रीज होते हैं। माइल्ड इन्फ्लेशन, ये एक ऐसा मिनिमम इन्फ्लेशन होता है, ये आमतौर पे 1 to 2% होता है, जो कि जरूरी होता है इकोनॉमी को रन करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो जरूरी होता है, मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, उसको हम कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन। ये यूजुअली 1 to 2% होता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बल्कि आप इसको पढ़ें इन्फ्लेशन से। कॉस्ट का मतलब होता है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स एक तो ये है कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए तो रिच रिचर हो जाता है, पुअर जो है वो पुअरर हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब हो जाता है। फॉल इन रियल इनकम, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे मैंने कहा किसी दौर में 10,000 रुपये तनख्वाह, मुझे आज भी याद है जब मैंने जॉब शुरू की थी तो मेरी सैलरी थी 12,500, ये कुछ 18-19 साल पहले की बात हो। मैं कहता यार 12,500 रुपया, उफ, कमाल कर दिया इन्होंने तो, बस अजीम। तो खुद सोचे हैं 12,500 रुपया बच्चे की स्कूल की फीस होती है, समझ रहे हैं आप? ग्रोसरी का बिल नहीं होता 12,500 का। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स, अगर आप, मैं आपसे पूछता हूं, चलें, नेगेटिव देखिएगा इंटरेस्ट रेट कैसे होता है। सपोज आपने इंटरेस्ट रेट डिमांड किया है 10% और इन्फ्लेशन हो जाता है 13%, तो बताइए एक्चुअल आपको क्या मिला? 10 माइनस 13 इज इक्वल टू -3% आपको एक्चुअली इंटरेस्ट मिला है, तो ये तो पल्ले से गए। आपका तो आउट ऑफ पॉकेट गया, इसे कहते हैं नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, आज आप किसी से कहते हैं यार 1 लाख रुपया मुझे दे दो, महीने के बाद ले लेना, वो कहता है 10% लूंगा आपसे एक्स्ट्रा। आप कहते ओके, नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं मुझे 1 लाख रुपए दें, मैं आपको 1 माह तक वापस करूंगा, तो आप कहते हैं जनाब अब 12% होगा, तो आप कहते हैं 12 क्यों हो गया? आप कहते हैं इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया। तो वो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए, सर ये पॉइंट समझ आया आपको ना? ये एमसीक्यूज में अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको सारी ये चीजें आपके सामने आएंगी।
तो जितना आप इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है उतना आप इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा डिमांड करते हो। बिजनेस कंपैटिटिवनेस, बिजनेस कंपैटिटिवनेस, आपके यहाँ महंगाई होती जाए तो आपने दुनिया के साथ खाक मुकाबला करना है। लोग तो दुनिया में प्राइस प्रोडक्ट तब परचेज करेंगे जब आपकी रिलेटिव प्राइसेस का इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन होता जा रहा है तो लोग फिर कहीं और से बाय कर लेंगे ना, आपसे थोड़ी करेंगे। बिजनेस अनसर्टेनिटी, अगर मुसलसल प्राइसेस इंक्रीज होती जाएं तो बिजनेस जो है वो अनसर्टन हो जाता है। आज आप कहते हैं जी मुझे 2 डोर बनाने हैं, 4 विंडोज बनानी है, गेट बनाना है, वो कहता है जी 2 लाख रुपए का सामान है सारा। आप कहते ओके ये पकड़ो एडवांस 50,000 मुझे बना देना, कहते 3 माह लगेंगे, 2 माह लगेंगे। अगले ही माह गवर्नमेंट बिजली के रेट्स बढ़ा देती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, रॉ मटेरियल बढ़ जाते हैं, तो आप तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। 2 लाख रुपए का आपने एडवांस पकड़ा हुआ है, 2.5 लाख रुपए कॉस्ट हो गई है, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे बिजनेस में? नहीं कर सकते ना। ओके, रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन, इलाज क्या है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ये बड़ा मजे का ऐसे लिखा हुआ है बुक में, लिमिट वेज इंक्रीज। कभी आपने उर्दू में पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो, वो एक सेंटेंस होता था, रोको हाँ जी। अच्छा, इसमें अगर यूं कहें, कोमा, रोको, मत जाने दो, स्टॉप, डोंट लेट हिम गो। और अगर ये कॉमा आगे कर दिया जाए तो रोको मत, जाने दो। अच्छा, ये का बात आप कहेंगे सर ने ऐसी बात कोट की नहीं, ऐसे नहीं की सर। लिमिट वेज इंक्रीज, लिमिट वेज इंक्रीज, लिमिट का मतलब होता है स्टॉप, वेज इंक्रीज, वेजेस में जो इजाफा है, वेजेस में जो इजाफा है उसको रोकें। अगर आप वेजेस में इजाफा जो है उसको अगर रोकेंगे तो आपको, आप पता है, आपको आइडिया है कि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा। क्या ख्याल है जी? जब आप लोग वेजेस को रोकेंगे तो उससे क्या होगा? आपको आइडिया है ना, जब वेजेस रोकेंगे तो इन्फ्लेशन रुक जाएगा। लिमिट कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज,
बिजली गैस वगैरह के रेट्स अगर आप रोकेंगे तभी आपका इन्फ्लेशन रुकेगा। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट अगर आप रोकेंगे तभी इन्फ्लेशन रुकेगा। राइट जी। और अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रोकना हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। जब आप लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से आपका जो स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कट होंगे, एडी वापस आएगा। रेज टैक्सेस, आप लोगों पर टैक्स इंपोज करें। जब आप लोगों पर टैक्स इंपोज करेंगे तो उससे भी लोग अपना जो एडी है वो कम करेंगे। रिड्यूस मनी सप्लाई, गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च ना करें, गवर्नमेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स ना करें। तो जो गवर्नमेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो मनी सप्लाई स्लो डाउन होगी। तो जब आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, मनी सप्लाई कंट्रोल कर, उससे भी इन्फ्लेशन रुक जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? सर पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? ये बातें समझ आई जो मैंने आपसे की? मैंने अभी आपको एमसीक्यूज करवाने भाई, रिप्लाई तो कर दो सोने हो। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट, लास्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद एमसीक्यूज पे आएंगे जी। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। लेकिन सवाल ही पैदा होता है, ये डिफाइन कैसे होगी? हर जॉबलेस आदमी को तो बेरोजगार नहीं कहेंगे, हर किसी को तो अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे ना। अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिफाइन करना पड़ता है सर। एक पोटेंशियल वर्कर हो, जिसके अंदर पोटेंशियल हो, एबल एम्बॉडेड, लुकिंग फॉर जॉब, हैविंग इंटरेस्ट, मूड हो जॉब करने का, इंटरेस्ट हो जॉब में, फिर भी जॉब ना मिले। तीन बातें होगी ना जी। एबल एम्बॉडीड हो, लुकिंग फॉर जॉब हो, और अनएबल टू फाइंड वन हो, फिर भी जॉब ना मिल रही हो। तो इसे इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे जी।
कुछ इसकी टाइप्स हैं। क्या कह रहे हैं, रिपीट क्या करना है? क्या रिपीट कर, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को रिपीट करना है? अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की बात कर रहे हो बेटा? एक तो आप लोग चैट में कुछ ऐसे लिखते हैं, ओके। अच्छा, इसकी कुछ टाइप्स है जी इन्फ्लेशन की। एक है डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी बेरोजगारी जो मुल्क में, एक ऐसी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो मुल्क में डिमांड फॉर लेबर कम होने की वजह से हो। अगर मुल्क में डिमांड फॉर लेबर कम हो जाए रिसेशन की वजह से, मुल्क के हालात खराब होने की वजह से, तो हम क्या समझते हैं हालात, जब बिजनेस साइकिल, आपको याद होगा हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा था, तो बिजनेस साइकिल में आपकी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है। तो अगर डिमांड फॉर लेबर कम हो रही हो तो उसकी वजह से बेरोजगारी को कहते हैं डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी मुल्क के अंदर जब एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रही होती है, बिजनेस साइकिल रिसेशन में जा रहा होता है, तो उसे इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा हो, अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा हो, यानी कि आप टेक्नोलॉजी, आई मीन सॉरी, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी पे स्विच कर रहे हो, लेबर की बजाय टेक्नोलॉजी मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा कर दें, तो उससे भी आपकी बेरोजगारी में इजाफा होता है। अगर आपकी स्ट्रक्चर में ऐसी चेंजेस आ रही हो कि आप अपने बिजनेस सेटअप्स को जियोग्राफिकल मूव कर रहे हो, तो जियोग्राफिकली मूव करने से, लाइक आपका यूनिट लगा हुआ है लाहौर गुलबर्ग में और आप लेके जा रहे हैं शेखुपुरा में या बलवा अलबकर में, तो आप वर्कर्स को कहेंगे जनाब वहीं जाएं जॉब करने के लिए, तो कुछ वर्कर्स कहेंगे सॉरी हमें मैच नहीं करता सर, हमें सूट ही नहीं करता, हम वहां नहीं जा सकते। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आने से भी बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपको लगे कि आपकी जो इन्फ्लेशन की वजह से वेजेस बहुत कम है, तो आप जॉब करने से इनकार कर देते हैं। जब आप जॉब से इनकार करते हैं, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करवाती हैं, वेजेस हाई करवा ली जाती हैं। जब वेजेस हाई करवाई जाती हैं तो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, इंडस्ट्रीज जो है वो लेबर कम कर देते हैं। मतलब देखें, ये डायग्राम देखिएगा,
खैर डायग्राम छोड़ दें, पेपर में डायग्राम तो आनी नहीं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको। अगर कोई वर्कर एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब जाए तो दरमियान में जो ड्यूरेशन आता है जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मसलन आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं यहाँ पे, आई वांट टू स्विच ओवर टू अनदर जॉब, तो उससे क्या होगा, नई जॉब तलाश करने तक का जो टाइम होगा इन विच यू विल रिमेन अनएम्प्लॉयड, उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी का मतलब होता है बाय चॉइस, अपनी मर्जी से। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि जनाब जो हालात चल रहे हैं इसमें जॉब करने से बेहतर है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अप्लाई कर दें। वैसे ये हमारे यहाँ नहीं होता, यूरोप में होता है, हमारे यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का तस्वुर ही नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देते हैं ये सोचते हुए कि यार ये तो बहुत कम सैलरी है, बेहतर है कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अप्लाई कर देते हैं, तो उसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अब हम करते हैं इन चैप्टर्स टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। अब जरा अगर किसी रेगुलर स्टूडेंट को आइडिया हो कि हमने एमसीक्यूज 9 तक चैप्टर 9 तक कर लिए थे या करने हैं, आई गेस चैप्टर 9 का करना है अभी हमें। थोड़ा सा बताइएगा, लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज चैप्टर 9 तक कर लिए थे। 9 कर लिया था। ओके चलिए 11 से करते हैं जी। अब आप बताइए, मनी डज नॉट फंक्शन एज, अगर आप लोगों ने चैप्टर रिवाइज अच्छे से किए हो, अगर आप लोग इस वक्त प्रैक्टिस में हैं, तो मनी डज नॉट इंक्लूड फंक्शन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, hedge against inflation, store of value और measure of value। A B C D। जी ए बी सी डी कौन सा बनता है जी? बी, यस, क्योंकि ए सी और डी तो फंक्शंस हैं। बी, which of the following is not a function of money? Store of value, unit of account, standard deferred payment, payment of interest। A B C D, A B C D।
I don't have interest. No, out of phone. D. पहले तीन तो फंक्शंस है ना जी. The term precautionary motive has been discussed in, बताइए, precautionary, quantitative money, theory of consumer behavior, liquidity preference theory और multiple expert theory. A, B, C, D. A, B, C, D. प्रिकॉशनरी मोटिव किस थ्योरी में डिस्कस हुए थे जी? प्रिकॉशनरी मोटिव्स किस थ्योरी में डिस्कस हुए थे? क्या हो गया सर? कल पढ़ा, अभी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हुआ था. प्रिकॉशनरी मोटिव लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हुए थे ना. Hello, got it? Which of the following is not one, a Keynesian motive toward demand for money? Investment motive, precautionary motive, speculative, transactional. कौन सा मोटिव नहीं है जी? A. On a short run Phillips curve, ये नहीं पढ़ा अभी, Phillips curve नहीं पढ़ा अभी हमने. Which of the following would reduce inflation? An increase in direct taxes, an increase in indirect taxes, an increase in government spendings, increase in income. A, B, C, D. इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? ए, बी, सी, डी. यस मंसूर, ए. डायरेक्ट टैक्स लगने से लोग कंजम्पशन कम करेंगे, एडी कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो कॉस्ट बढ़ेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से एडी बढ़ेगा, इनकम इंक्रीज होने से एडी बढ़ेगा. तो बी, सी, डी तो हो ही नहीं सकते. ए. In the Keynesian demand theory of demand for money, the transaction demand for money determined by transactional demand for money किससे डिटर्मिन होती है? इंटरेस्ट रेट से, जी. इंटरेस्ट रेट, लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूमर्स इनकम, एक्सपेक्टेड चेंज इन कंज्यूमर प्राइस और अमाउंट ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन. ये आपको नहीं आएगा, ये जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा. ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इनकम पर डिपेंड करती है. वैसे याद रख लें, ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी इनकम पर डिपेंड करती है. Which of the following is not a method of holding wealth? Bonds, equities, human wealth, consumer durables, commodities. A, B, C, D. B. ह्यूमन वेल्थ तो कोई वेल्थ नहीं होती ना, वो तो टैलेंट होता है, ह्यूमन स्किल्स होती हैं आपके.
according to the theory of underlying the Phillips curve, ये नहीं पढ़ा Phillips curve, अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा. Which of the following most lead to fall in money supply? Which of the following most likely to lead to a fall in money supply? Understood? Done? What? Homework. No. जी, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फॉल इंटरेस्ट रेट्स, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, a rise in amount of cash held by commercial banks. A, B, C, D. सोच के जवाब दीजिएगा. C, by selling securities. जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब सिक्योरिटी सेल आउट की जाती हैं, सिक्योरिटी को जब सेल किया जाता है तो पैसे कमर्शियल बैंक्स में चले जाते हैं. कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक के पास चले जाते हैं. Then people and commercial banks have just securities, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है. According to Keynesian's liquidity preference theory, You will do one class. Come with me, donut. Donut. Yes. Monday. No, yeah, no promise. Yes, I do. Ooh, ouch. Yes. According to Keynesian's liquidity preference theory, an increase in money supply will raise the price of financial assets, reduce the price of financial assets, lower the rate of interest, increase the quantity money people are willing to hold. Options are 1, 3 and 4 only, 1, 3, 4 only, 2, 3, 4 only, 1, 3 only, 1, 2, 3 only. हाँ जी. हाँ जी, बताइए. मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाए तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा? रेज द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यस. रिड्यूस द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, नो. लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस. इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी पीपल आर विलिंग टू होल्ड, नो. फर्स्ट एंड थर्ड होगा जी. सी. जी. चलें, अगर अब आप लोगों ने कोई, मेरे पास 5-7 मिनट और हैं. मेरा ख्याल है कि प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं. कोई एमसीक्यू रहता तो नहीं किसी चैप्टर का? कमर साहब, किसी चैप्टर का एमसीक्यू रहते तो नहीं प्रीवियस वन?
चलें ठीक है, फिर अगर कोई और क्यूरी नहीं है आपके पास देन फाइन. ओके जी, थैंक यू मच.